डी चौक पर मुझे फांसी दे दें अगर इल्ज़ाम मेरे गलत साबित हों। ये जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब हैं, इन्होंने तब किसको नो की थी जिसकी वजह से ये फंस गए थे। अमरीकी सफीर की अडयाला जेल में मुलाकात, इसके ऊपर हुकूमती हल्कों में बड़ी परेशानी है कि यार ये मामला कहाँ पहुँचेगा, कैसे निकलेगा। वो 5 काम इससे पाकिस्तान ठीक हो सकता है। और सबसे बढ़ के मेरी मिफ्ता इस्माइल साहब से मुलाकात हुई, उन्होंने कुछ अंदर की खबरें शेयर की हैं, कुछ तहलका खेज इंकशाफात की हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम फ़ारूक हुडैजा, आप मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। आज की खबरें बड़ी अहम हैं जिन पे हमें तबसरा भी करना है। सबसे पहले ये कि डी चौक पर मुझे फांसी दे दें अगर इल्ज़ाम मेरे गलत साबित हों। ये जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब हैं, इनका सिद्दीकी साहब का मामला बड़ा मुख्तलिफ था। इन्होंने तब किसको नो की थी जिसकी वजह से ये फंस गए थे, बरतरफी हुई, फिर दोबारा से अब सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दिया। ये फ़ैसला क्या है, पीछे क्या था, अंदर कहानी क्या थी, ये सारी बात करेंगे। दूसरा ये कि अमरीकी सफीर की अडयाला जेल में मुलाकात, इसके ऊपर हुकूमती हल्कों में बड़ी परेशानी है कि यार ये मामला कहाँ पहुँचेगा, कैसे निकलेगा। और सबसे बढ़ के मेरी मिफ्ता इस्माइल साहब से मुलाकात हुई, उन्होंने कुछ अंदर की खबरें शेयर की हैं, कुछ तहलका खेज इंकशाफात की हैं। पाकिस्तान ठीक कैसे हो सकता है, 5 स्टेप बताएं। वो सारी बातें आज के वीलॉग में हम रखेंगे आपके सामने। सबसे पहले हम जो मैंने आगाज़ किया था कि आप जनाब मुझे अगर मेरे इल्ज़ामात गलत साबित हों तो मुझे डी चौक में फांसी दे दें। हुआ ये कि जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब ने आपने कहा कि जी मेरे इल्ज़ामात के बारे में तहकीक होनी चाहिए, इसके ऊपर तहकीकात होनी चाहिए, और अगर मैं झूठा साबित होता हूँ तो आप मुझे डी चौक पर फांसी दे दें। ये डी चौक की अपनी अहमियत है, डी चौक के बारे में आप सब जानते ही हैं। और याद रहे कि मुशर्रफ साहब के वाले से जो फ़ैसला आया था उसमें ये कहा गया था कि अगर वो कहा गया कि अगर वो गिरफ़्तार नहीं होते या वो वफ़ात पा जाते हैं तब भी उनकी लाश को डी चौक के उसमें लटका के तो फांसी दी जाए। तो डी चौक की ना अपनी एक आप समझ लें कि एक अहमियत है। तो उन्होंने ये कहा कि जी जनरल फैज़ हमीद ने नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ के केसों के हवाले से मुझसे पूछते रहे। मैंने उन्हें कहा कि इसका अभी फ़ैसला नहीं हुआ। उन्होंने कहा सज़ा तो होनी है, सिर्फ क्वांटम पर बात होगी। मैंने कहा कि किसी की दुनिया बनाने और बिगाड़ने के लिए अपनी आकबत ख़राब नहीं करूँगा। इस पर जनरल फैज़ ने कहा हमारी 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। मैंने जब मेरिट पर फैसला करने का कहा तो मुलाकात नाखुशगवार नोट पर ख़त्म हुई। जनरल फैज़ ने माना कि हमने आपको बेंचों से हटवाया, यानी इनको मुख्तलिफ बेंचों से इनका नाम हटवा दिया जाता था। उसकी वजह क्या थी, वो यही वजह थी कि ये इस्टेब्लिशमेंट को नापसंदीदा थे उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट की। जनरल फैज़ हमीद ऐसा तासुर दे रहे थे जैसे पूरा मुल्क उनके कंधों पर खड़ा है। मेरे इल्ज़ाम सच साबित हों तो ज़िम्मेदारान के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। ये सारी बातें की हैं उन्होंने कल रात को। मामला ये है कि जी सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद के साबिक जज जो हैं शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब, उनको जो मुलाजमत से बरतरफी का उनका फ़ैसला था, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल करती है बरतरफ अगर ऐसा कोई मामला हो, तो वो कालअदम करार दे दिया। उनकी जो पेंशन है, दीगर मराहत हैं, उनके वो अहल होंगे। अलबत्ता उनकी उम्र गुज़र चुकी है, वो 62 के हो चुके हैं, तो इसलिए दोबारा अगर उनकी उम्र इतनी ना होती तो शायद उन्हें दोबारा जज बहाल किया जाता। लेकिन अब इस वक्त सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का ये जो फ़ैसला था उनको बरतरफ करने का, वही कालअदम करार दे दिया गया। अब वो सारे मामला तो होंगे, लेकिन इससे भी दिलचस्प बात ये है कि आखिर ये क्यों फ़ैसला किया गया, एक जज को क्यों फारिग किया गया इस तरह। हुआ ये था 11 अक्टूबर 2018 को उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने और उनकी काबीना की सिफारिश पर सदर आरिफ अलवी ने उनकी बरतरफी का नोटिफिकेशन जो है उसको कलअदम करार दिया। अदालत ने करार दिया कि शौकत अजीज़ सिद्दीकी को रिटायर्ड जज की तमाम मराहत दी जाएँ। हुआ ये था कि उस वक्त की जो हुकूमत थी, उस वक्त के जो सदर थे आरिफ अलवी, उन्होंने इनको बरतरफ किया था। जज को बरतरफ करने का पूरा तरीका सुप्रीम कोर्ट जुडिशल काउंसिल मौजूद है और इस तरह से पूरा लायामल अपनाया जाता है, उसके बाद होता है। यानी करक्स इसका ये है कि शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब को इसलिए फारिग किया गया था कि भाई तुम नवाज शरीफ और जो मरीम नवाज़ है उनके ख़िलाफ़ फ़ैसले करें, हमें बताएं। और उस वक्त वो दबाव में भी लाते थे। फिर शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब को जब फारिग किया गया उन्होंने एक बार से ख़िताब भी किया, इंटरव्यूज़ भी दिए। 23 जुलाई 2018 की एक नोट की बुनियाद पर हुआ ये था कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तहकीकात की रोशनी में उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म और उनकी काबीना की समरी पर सदर आरिफ अलवी ने उनको ओहदे से हटाया था। शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने 21 जुलाई 2018 को पिंडी बार में खिताब किया था। उन्होंने कहा था आलिया अदलिया के बाज़ जजों और DGISI फैज़ हमीद उस वक्त के बाज़ अफसरान के जोड़ तोड़ और साजबाज से अदालती कामों में मुदाखलत और मर्ज़ी के फ़ैसले लेने के लिए जजों पर दबाव डालने का इल्ज़ाम आयद किया है। और उन्होंने ISI के ऊपर भी बड़े इल्ज़ामात लगाए थे। और
वो फिर ये हुआ था कि वो उनको उन बेंचेस में भी शामिल नहीं करना चाहते थे जिनके पास नवाज़ शरीफ और उनकी फैमिली के केसेस आते थे। तो ये एक मामला था जिसमें शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब बड़े खरे आदमी हैं। और मैं आपको एक दिलचस्प बात बताऊं कि अरशद शरीफ साहब का, शहीद का, जब केस पूरे मुल्क में कोई वकील लेने के लिए तैयार नहीं था, कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाला कोई इतना बड़ा मुजाहिद वकील जो टीवी पर आके बड़ी बहादुरी के किस्से बयान करते हैं, किसी एक ने भी वो केस लेने से इनकार कर दिया था। तो तब शौकत सिद्दीकी साहब ने, जो कि दोबारा वकालत शुरू कर चुके हैं, तो उन्होंने ये केस ले लिया था। यानी ये बंदा बहादुर भी है, आंखों में आंखें डाल के बात भी कर लेता है, और ये अलबत्ता देर से ही सही लेकिन वो सुर्खरू हैं। दूसरी खबर ये है कि अमेरिकी सफ़ीर की अडयाला जेल में मुलाकात, सवाल उठ के हुआ ये था कि वो जो ब्रीफिंग हुई थी उसमें ये फिर कहा गया कि जी अमेरिकी सफ़ीर जाके जेल में खान साहब से मिलें, उनसे पूछें मामला सब सेट हैं, हालात ठीक हैं। इस हवाले से ये बात की गई थी। क्या पाकिस्तान की हुकूमत अपने मुल्क में तैनात अमेरिकी सफ़ीर को रावलपिंडी के अडयाला जेल में कैद इमरान खान से मुलाकात करने की इजाज़त देंगी? ये पहले ख़बर है, फिर अंदर की कहानी बताते हैं। इस हवाले से अमेरिकी हुकूमत का सफारती दबाव कारीगर हो सकता है। गो के पाकिस्तान की वजारत ख़ारजा ने इस सवाल के जवाब में कोई हतमी जवाब देने से गुरेज करते हुए मोहताज लफ्ज़ों में कहा कि अमेरिकी सफ़ीर की जेल में जाकर बानी पीटीआई से मुलाकात का फ़ैसला कानून के मुताबिक होगा। ताहम उनके इस मौक़िफ़ से मौजू पर सवालात ख़त्म नहीं होते। आम तौर पर अगर कोई ड्यूल नेशनल है और पाकिस्तानी किसी जुर्म में जेल का कैदी है तो उस मुल्क का सफारतकार वजारत दाखिला से इजाज़त मिलने के बाद जुर्म की नौयत के हवाले से मालूमात हासिल करने के लिए उसकी दरख्वास्त पर जेल में उससे मुलाकात कर लेता है। लेकिन बानी चेयरमैन सिर्फ पाकिस्तानी शहरी हैं, इसलिए उन पर इस पॉलिसी का इतलाक नहीं होता। तो अब ये है कि हुकूमत के अंदर भी एक बेचैनी है कि अगर अमेरिकी सफ़ीर ने ख्वाहिश का इज़हार कर दिया, यानी अमेरिकी सफ़ीर पावरफुल आदमी है, तो फिर तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट कैसे रजिस्ट करेगी? पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, गवर्नमेंट जो आम लोगों को या उनके वकला को मिलने नहीं देते, मुलाकातों पर बंदी लगा देते हैं। तो इस वक्त हुकूमती सफ़ों में, वजारत ख़ारजा में उधर बड़ी बेचैनी पाई जाती है कि गाल तो उतों आ गई है, लेकिन जब अब अमरीकियों ने ख्वाहिश का इज़हार कर दिया तो अब खान साहब जो हैं, जो जेल से मुझे ख़बरें मिलती हैं, वो तो किसी का लिहाज नहीं करते। उनके वकला उन्हें बताते हैं रिकॉर्डिंग्स हो रही हैं, यहाँ पे ये हो रहा है, वो हो रहा है। वो तो जिसको जिस अंदाज में बुरा भला कह सकते हैं, वो कहते हैं, मैं दोहरा नहीं सकता यहाँ पे। ये जो वकला वहाँ पे मिल के आते हैं, मेरी उनसे जब बातें हुई हैं, उनमें से किसी ने फिर बताया कि जी मामला ये है कि हम उनको मना करते हैं, खान साहब इधर रिकॉर्डिंग हो रही है, मामला आगे जाएंगे। वो हर उस शख्स को जिसको वो इक़्तिदार से जाने के बाद निशाने पर रखते थे और जिसको वो ज़िम्मेदार समझते हैं, चाहे वो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर हो, चाहे वो कोई चीफ़ हो, चाहे वो कोई और चीफ़ हो, उन सब को वो जिन अलकाबात से नवाजते हैं जेल के अंदर बैठ के, ये अपनी जगह पर एक हैरत अंगेज़ बात है जो खैर मुझे भी शौक़ लगा था एक। तो अब अमेरिकी सफ़ीर ने मुलाकात का अगर इरादा कर लिया तो फिर मुझे नहीं लगता हुकूमत उनको रेजिस्ट कर पाएगी, और यही परेशानी है। और कहा जा रहा है कि किसी तरह से ये मामला ना हो तो अच्छी बात है, वरना अमेरिकी सफ़ीर बाहर आएंगे, वो रिपोर्ट भी करेंगे, कुछ पूछे जाएंगे सवालात, तो ये मामला बड़ा ख़राब हो जाएगा। सिचुएशन वही हो गई है कि नवाज शरीफ को जब जेल में रखते थे, पेशी पे आते थे, तो मुलाकातें जब होती थी नवाज शरीफ की, तो फिर मीडिया में ख़बरें आती थी, फिर ये तय किया गया कि यार ये गले की वो हड्डी है जो ना उगली जा सकती है ना निगली जा सकती है, इसको किसी तरह से निकालो यहाँ से। इमरान खान भी कमो बेश पेशियों पे तो नहीं आ सकते, वो किसी भी सारी पेशी अंदर ही हो रही, लेकिन अगर ये मुलाकात हो जाती है और इस तरह से उनकी मुलाकातें तसलसल से जारी रहती, तो वो भी गले की एक हड्डी ही बन चुके हैं। मामला क्या है कि मेरी मिफ्ता इस्माइल साहब से मुलाकात हुई, 2 घंटे हम बैठे रहे। मैंने उनसे पूछा कि पाकिस्तान के मसले कैसे हल हो सकते हैं, उसके साथ साथ आपको किसने निकाला था, कौन था इसके पीछे, तो उन्होंने बड़े ज़बरदस्त इंकशाफात किए। मैंने सोचा अपने वीलॉग में आपके सामने रख दूँ। मिफ्ता इस्माइल साहब ने बताया कि सबसे पहले तो जो उनकी बातों से क्लैरिटी है वो ये कि इसहाक डार उनको निकलवाना चाहते थे। उन्होंने ये भी बताया इसहाक डार ने उनको निकलवाना चाहते नहीं थे, बल्कि वो कामयाब भी हुए। उससे पहले एक मीडिया ट्रायल हुआ, मीडिया ट्रायल के पीछे भी उनकी अपनी ही पार्टी के लोग थे। फिर उन्होंने ये भी बताया कि शहबाज शरीफ साहब उन्हें वज़ीर रखना चाहते थे अपना, लेकिन नवाज शरीफ साहब उनको वज़ीर नहीं रखना चाहते थे, और उनको निकालने में किरदार भी सारा नवाज शरीफ साहब का। यहाँ तक भी पता चला कि उनके दोस्तों के ज़रिए कैबिनेट के लोग ये कहते थे कि जी नवाज शरीफ साहब का ऑर्डर आया कि आपने फ़लाँ प्रोग्राम में नहीं जाना, और आप जो प्रोग्राम में जाके ये मईशत की बातें कर रहे हैं, जो ये बात कर रहे हैं कि जी इसहाक डार साहब की ये पॉलिसी या ये सोच ठीक नहीं थी, ये ना कहें। मिफ्ता साहब कहते हैं मैं कुछ देर तो बर्दाश्त करता रहा, 1 माह 2 माह, उसके बाद फिर मैंने अपने आप को कहा कि भाई जी नहीं, ऐसे नहीं होगा, मैं भी जवाब दूंगा सारे। फिर उन्होंने जवाब देने शुरू कर दिए। मैंने उनसे पूछा कि आप मुस्लिम लीग नून में हैं, तो उन्होंने कहा मेरा ख्याल है अब हम मुस्लिम लीग नून में नहीं हैं।
बाकायदा उनको निकाला तो नहीं गया, लेकिन ये तकरीबन अब ये ओपन है बड़ी सिचुएशन उनके सामने। अच्छा, वो 5 काम उन्होंने मुझे बताया कि जिससे पाकिस्तान ठीक हो सकता है, जो मामला, खैर हम इन वज़रा से पूछते तो हैं कि आप बताएं 5 काम। तो जब ये लोग होते हैं तब मामला ठीक नहीं कर पाते या ठीक नहीं होते, उसकी भी बेशुमार वजूहत उनके पास है, लेकिन मैं 5 आपको बड़े मसले बताना चाहता हूँ। सबसे पहले उन्होंने कहा कि आप निजकारी करें। PIA का उन्होंने मुझे बताया कि जितना खसारा है PIA के, अगर आप मुलाजमीन को ना भी निकालें, सिर्फ आप जो उनके जहाज़ चलाने में अखराजात करते हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि आप वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो जब आप मुलाजमीन को ना भी निकालें, निजकारी कर दें, किसी और को दे दें, तो आपको आमदन भी आएगी और जो खसारा है उससे भी आप बच जाएंगे। 3-4 दीगर हमारी पंजाब की प्राइवेट एयरलाइन, पाकिस्तान की प्राइवेट एयरलाइन हैं, सब मुनाफा भी कमा रही हैं, टैक्स भी दे रही हैं और लोगों को रोज़गार भी दे रही हैं। तो पाकिस्तान एयरलाइन भी अगर किसी के पास चल जाएगा, ना किसी काम की सर्विस है। मुझे 2, 3, 4, 5 मरतबा जब सफ़र करने का मौका मिला, मैंने तौबा कर ली। मैं अपने एजेंट को अब कहता हूँ, भाई PIA की टिकट ना करवाना, किसी और की करवा देना। तो ये पूरे पाकिस्तान को पता क्या सूरत हाल है। फिर उन्होंने कहा जी लोकल गवर्नमेंट को इख्तियारात देने चाहिए, इससे मईशत बेहतर हो सकती है। वो जी कैसे? वो ऐसे है कि भाई आप अगर कराची का मेयर, लाहौर का मेयर, बड़े शहरों के मेयर हैं, लोकल गवर्नमेंट को आप इख्तियार देते हैं, ये ख़ुद टैक्स अपना इकट्ठा करते हैं, उनकी ग्रिप होगी, बजाय इसके कि वज़ीर आला ये काम कर रहा है, वज़ीर आज़म ये काम कर रहा है, सारे इख्तियारात 4 सूबों के वज़ीर आला के पास हो, वज़ीर आज़म के पास हो, तो नीचे तक इख्तियारात जब आप तकसीम नहीं करेंगे तब तक मईशत ठीक नहीं हो सकती। सियासी इस्तेहकाम बहुत ज़रूरी है। इसका तो आप सबको पता है कि सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा, लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे, बाहर से नहीं आएंगे। उन्होंने कहा जी जुडिशल रिफॉर्म्स, यानी इंसाफ होता नज़र आए, इंसाफ मिले। मैंने कहा इसका मईशत से क्या ताल्लुक़ है? उन्होंने कहा होता ये है कि बड़ी बड़ी जो कंपनी हैं, जब वो बैंक से कहती हैं लोन दें, बैंक उनको दे देता है इस गारंटी के ऊपर कि यार ये वापस कर देंगी। लेकिन जब आम कोई बिजनेसमैन जाता है, छोटा बिजनेसमैन जाता है, वो उसको नहीं देते। वो ये कहते हैं यार ये लोन ले लेगा, नहीं देगा, तो पाकिस्तान में तो कोई अदालती सिस्टम ही नहीं है। इसी तरह जो लोगों का आपस में लेन देन है और इससे फिर आप आगे निकल जाएँ, तो जब इंसाफ नहीं है, थाने, कचहरी, अदालत में आपको मिल नहीं रहा, तो फिर यहाँ पर लेन देन कैसे होगा और बड़ा लेन देन कैसे होगा? लोगों का तो यकीन ही नहीं है। तो जो मईशत है वो ऐसे लेन देन से आगे पीछे कर्जे दे रहे हैं, लोग बिज़नेस चला रहे हैं, नए नए काम चल रहे हैं। तब इससे आगे पेंशनर्स का उन्होंने कहा जी ये 700-800 अरब बनते हैं, ये आगे 2-3 साल बाद, 4 साल बाद ये 2000 अरब बन जाएगा। तो ये जो पेंशन आपने देने वाला सिस्टम शुरू किया ना, कि एक बंदा है वो पेंशन ले रहा है, वो मर गया, उसकी बीवी ले रही, बीवी मर गई, बेटा ले रहा है, तो ये सिस्टम जो है ये पाकिस्तान को आज नहीं तो कल ये पेंशन जो है ये बंद करनी पड़ेंगी। ये मिफ्ता साहब कह रहे थे, एक्सपोर्ट बढ़ाना पड़ेगी। ये 4-5 सिस्टम उन्होंने कहा कि अगर आप ये कर दें तो पाकिस्तान अगले 4-5 सालों में IMF से छुटकारा भी हासिल कर सकता है, ये सारे मामलात भी कर सकता है। और अपने हवाले से वो ये कहते रहे कि नई पार्टी जो है उस पार्टी में वो तब जाएंगे, वो मुशावरत कर रहे हैं, अगर वो पार्टी ऐसी हो जिसमें ख़ानदान के ख़ानदान, जैसे कि नून लीग पीपल्स पार्टी और बाकी जमातों में हो रहा है, तो कोई नए लोगों को मौका मिले, जमहूरी पार्टी हो, तब मैं नई जमात में जाऊंगा। और शायद ख़ाकान अब्बासी साहब के साथ उनकी बड़ी गहरी दोस्ती है, मुझे यकीन है कि जिस दिन शायद ख़ाकान अब्बासी साहब की पार्टी बनेगी, मिफ्ता साहब उसमें ज़रूर जाएंगे। इंतखाबी सियासत से अलबत्ता वो तौबा कर चुके हैं। उन्होंने कहा जनाब इंतखाबात की सियासत मैंने नहीं करनी। और आखिरी मरतबा मैं भी जीता हुआ था ज़िमनी इलेक्शन में, लेकिन मुझे रात में पता चला लेट नाइट में हार गया हूँ, गेम कुछ और हुई थी। तो कराची के इंतखाबात के वाले से उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही वोट पड़ा है, तहरीक इंसाफ का ही मैंडेट था। ये तो बस सारों ने 2 नंबरी शामिल करके, मफहूम बता रहा हूँ, ये कराची का जो मैंडेट है वो चुराया गया है। पूरे पाकिस्तान के मैंडेट की तरह कराची में भी वही मैंडेट उन्हीं लोगों को मिला है जिनको पूरे पाकिस्तान में मिला है। ये सारी बातें मेरी मिफ्ता इस्माइल साहब के साथ हुई। अपने मेज़बान फ़रूख वड़ाइच को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर नई खबरों के साथ, नई व्लॉग के साथ हाजिर होंगे।